अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाई जा रही है। फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या प्रोफेशनल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है, कैसे आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव या एक प्रैक्टिशनर या एक वर्कर जो आप बन सकते हैं, प्रोफेशनल आप कैसे बन सकते हैं, और उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। और रिक्वायरमेंट्स के बाद हम जाएंगे फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ कि अब आप उसकी जब वो उस फील्ड में चला जाएंगे आप, तो उस फील्ड के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर होता कौन है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को मैं जब डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ओवरसीइंग कंपनीज एम्प्लॉयज़ सेफ्टी एट वर्क। अब हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल को या वर्कर को जब हम जनरली इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंसान जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने वर्क फील्ड के अंदर वहाँ पे मौजूद लोगों की वहाँ पे उसने हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना है। कैसे? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग कंपनीज एम्प्लॉय सेफ्टी एट वर्क। उसने वर्क प्लानिंग भी करनी है, उस प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, और उसने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को भी इंश्योर करना है अकॉर्डिंग टू द दैट पॉलिसी एंड दैट प्लान विच दे हैव ऑलरेडी डन। जो उन्होंने पहले प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसने वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए उनकी सेफ्टी को फिर क्या करना है, इंश्योर करना है। जो मैन ड्यूटी है वो उनकी जो एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर एक सेफ्टी ऑफिसर की जो है वो मैन ड्यूटी ये होती है कि उसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा कंप्लायंस रहे और वो कंप्लाई करे अपने हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ या गाइडलाइंस के साथ जिस कंट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं। आगे चल के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हर कंट्री की कुछ अपने रेगुलेशंस होते हैं और उनको एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर आपकी अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए और अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये होती है कि आपने उस कंट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसके लॉज और रेगुलेशंस हैं, उनके साथ एडहेयर करना है या उनके साथ आपने कंप्लायंस को इंश्योर करना है। तो इसके बाद जब आपने जनरली आपको ये पता चल गया कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को होता कौन है, जनरली में आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो जो इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू बिकम अ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर बनना कैसे जाता है, कौन सेफ्टी ऑफिसर बनता है और किस बंदे को ये डेजिग्नेशन मिलता है कि वो एक सेफ्टी प्रोफेशनल बने। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई पाथ नहीं है कि आप उस रास्ते से चलते हुए जाके सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे। जैसे पाथ से मुराद मेरा ये है कि आप जब स्कूलिंग के लिए आपको डाला जाता है तो स्कूलिंग से डायरेक्टली इस चीज़ की आपको जो है तालीम नहीं दी जाती, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसके लिए मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे आयोश का मैं जिक्र करता हूँ। तो आयोश की एक जो है सिंपल एक जो उसकी बेसिक सर्टिफिकेशन आती है आयोश मैनेजिंग सेफली, और आयोश मैनेजिंग सेफली के लिए आयोश ये कहता है कि हर इंसान को आयोश मैनेजिंग सेफली एट वर्क जो है उसके पास उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर है या नहीं है। उसके मुराद ये है कि हर इंसान की बेसिक ये रिक्वायरमेंट है कि उसको अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बेसिक नॉलेज का मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो इसी तरह हम कहते हैं कोई इसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली कौन सर्टिफिकेशन करनी है। आप किसी भी टाइम पे आके किसी अपने करियर की किसी भी के पोजीशन पे आके चूज़ कर सकते हैं इस फील्ड को, और उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ सर्टिफिकेशंस करनी होंगी और उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ डिग्रीज हासिल करनी होंगी। इसके बाद आप हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में इंटर हो सकते हैं। वैसे जब जनरली हम बात करते हैं तो मोस्टली हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ में जो डिग्रीज़ के लिए ऑफ़र की जाती है तो उसमें के लिए दो डिग्रीज यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र की जाती है। एक एनवायरमेंटल साइंसेज, जो स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंसेज के होते हैं उनका बड़ा ही एक ब्रॉड जो है आगे करियर होता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर उनका बड़ा ही एक जो है उनका एक ब्राइट फ्यूचर होता है। उसके अलावा आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है स्पेसिफिकली डिग्रीज़ इन हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर ऑफर की जाती है। आप अपने मास्टर्स कर सकते हैं उसके अंदर, आप इवन PhD कर सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, तो स्पेसिफिकली डिग्रीज़ भी आपको ऑफर की जाती हैं। इन डिग्रीज़ के अलावा अगर कोई भी इंसान शॉर्ट रूट अपनाना चाहता हो कि डिग्रीज़ पे आपको 2 साल लगाने हैं, 4 साल लगाने हैं, तो शॉर्ट रूट उसके लिए जो है वो फिर सर्टिफिकेशंस का है। दुनिया में बेतहाशा आजकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली बॉडीज़, रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें सबसे बड़ी मैं ऑर्गेनाइजेशन एक दो का जिक्र करूँगा, वो BSCSP एंड निबोश। BSCSP जो है वहाँ पे ब्रिटिश की जो है वहाँ पे सेफ्टी प्रोफेशनल्स की वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर जो है वहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सच एज ASP, CSP, इस तरह की सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आप मैनेजरियल पोस्टों को डायरेक्टली टारगेट करना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेशन आपको लेनी होगी इसकी। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है जी निबोश आ जाता है कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब निबोश जो है वो भी आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लेवल 3 से लेकर लेवल 6 तक की सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। आप निबोश की सर्टिफिकेशन करने के बाद भी हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड को टारगेट कर सकते हैं।
इसके बाद ऑथम। ऑथम बेसिकली जो है एक जो बॉडी है ये आयोश की ही सर्टिफिकेशन की अकॉर्डिंग चल रही है, ये आयोश के अंडर ही काम करता है ऑथम। और ऑथम भी आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लेवल 3 से लेके आपको जो है ये लेवल 7 तक की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और आप ऑथम की सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं और अपने हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। फिर आयोश आपका आ गया, आयोश इटसेल्फ आपके पास आ गया, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ है यूके का, इसकी सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। ओशा की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेशन ओशा की हैं, ठीक है। अगर आप यूएस के जो है सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं और आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जाना चाहते हैं तो आपको ओशा की सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। फिर हाई फील्ड आ जाता है, नेस्प आ जाता है, एओश आ जाता है। इस तरह की बेतहाशा आजकल जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या सर्टिफिकेट रिवार्डिंग बॉडीज़ हैं जो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन देती हैं, और आपको इनमें से किसी न किसी फील्ड की कम अज़ कम सर्टिफिकेशन करनी होगी। अगर आप टारगेट करना चाहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड को और आप चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर जाने के लिए, तो आपको इनमें से किसी न किसी फील्ड की सर्टिफिकेशन मस्ट करनी होगी। अब जब आप एक बंदे ने जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर जो है कोई ना कोई उसने सर्टिफिकेशन कर ली है, कुछ एजुकेशन उसके पास आ चुकी है, अब एजुकेटेड होने के बाद जो है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। जब वो कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या डिमांड करी होगी एक पर्सन से कि उसके अंदर मिनिमम ये क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम ये स्किल्स उसके पास होनी चाहिए कि उसको एक ऑर्गेनाइजेशन इंडक्ट करेगी अपने पास। सबसे पहले तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, अपनी फील्ड के लिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके पास एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपके पास सर्टिफिकेशन। जब आप सर्टिफिकेशन लेंगे तो आपके पास बेसिक चीज़ आ जाएगी, वो है फिर नॉलेज। अब सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन लेना ही आपका मकसद नहीं होगा। सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वो वर्क फील्ड जो है किन नॉलेज ऑफ लेजिस्लेशन के ऊपर चलती है, वो प्रोसीजर्स के ऊपर किन पे चलेगी, तो आपको मिनिमम लेजिस्लेशन और प्रोसीजर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सच है, अगर ओशा की बात करें तो ओशा के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं स्पेसिफिकली, तो ओशा के स्टैंडर्ड्स आपको पता होना चाहिए। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बात करते हैं तो लोग मिडिल ईस्ट को टारगेट करते हैं, तो मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ओशा के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, तो आपको उन स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हम इसको बोलते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन ममालिक की अपनी अपनी अथॉरिटीज़ हैं, अपनी अपनी एजेंसीज़ हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अब मैंने आपको पहले बोला, जब शुरू में बात कर रहा था कि आपका सबसे जो ब्राइट फ्यूचर है वो इन्वायरमेंटल स्टूडेंट्स को होता है इन केस ऑफ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। वजह ये है कि वो हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ें आपस में लाजम मलजूम है और एक साथ में आती हैं, तो लिहाजा हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि EPA की जो अथॉरिटी है वो इन्वॉल्व होती है इन द केस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अमेरिका की बात करें, US की बात करें तो वहाँ पे भी जो उनकी इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अपने कुछ लॉज एंड रेगुलेशन हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी जो EPA की अथॉरिटी है वो भी इस सिनेरियो में इन्वॉल्व है। उसके लिए EPA का अपना एक कानून अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं EPA लॉ ऑफ 2014, जो पाकिस्तान में राइज है या नाफिस है, उसको फॉलो किया जाता है। उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए एक प्रैक्टिशनर को। स्पेसिफिकली हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें पोटेंशियली हैजर्डस हो सकती हैं, कौन से मटेरियल्स हैजर्डस हो सकते हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस हैजर्डस हो सकती हैं, किस तरह से वहाँ पे रिस्क प्रोडक्शन हो सकती है और उस रिस्क से किस तरह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स काज हो सकते हैं, तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ पॉलिसी राइटिंग के अंदर, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, पॉलिसी को जो है रिव्यू करने के अंदर, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज उसके पास होना ज़रूरी है। अब राइटिंग की जो है एक बड़ी बेसिक चीज़ है और हर एक प्रैक्टिशनर को जो है राइटिंग स्किल उसके पास होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई भी काम करेगा, चाहे कोई भी प्रोसीजर बनाएगा, इवन अगर सिस्टम ऑफ वर्क भी बनाता है, सेल्फ सिस्टम ऑफ वर्क, तो वो भी उसको इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन बनाना होगा। तो बेसिक राइटिंग स्किल का होना उसके पास जो है इंतहाई ज़रूरी है। फेमिलियरिटी विद कंडक्टिंग डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स, सेम वही बात आ गई कि उसको जो है डेटा एनालिसिस कैसे करना है, रिपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स को किस तरह रिपोर्ट करना है, नंबर्स न्यूमेरिक्स को किस तरह रिपोर्ट करना है, तो बेसिक न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स जो है उसको आनी चाहिए। स्टैट्स का नॉलेज उसको होना चाहिए कि मैंने नंबर्स की गेम्स कैसे करनी है, मैंने नंबर्स को किस तरह से एनालाइज करना है, डेटा कैसे एनालाइज करना है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। एक्सटेंड कम्युनिकेशन स्किल्स विद द एबिलिटी टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक्स। अब जब बात हम करते हैं, जो बेसिकली जब आप सर्टिफिकेशन पढ़ाते हैं, हम जब मिसाल देता हूँ, मैं निबोश IGC की बात कर देता हूँ, तो जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हम फोकस करते हैं इसके अंदर कि उनको एक स्पीकिंग स्किल उनके पास आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए कि कल को वो जाके कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने प्रोसीजर्स। इवन अगर मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ की बात करता हूँ, सबसे बेसिक है TBTs, टूल बॉक्स टॉक्स।
इवन अगर टीपीटी भी अगर वर्कर को आप प्रोवाइड करें वर्कर्स को, तो आपको उनसे बोलना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप कभी भी अपनी बात को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। बात को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आप इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली उन तक पहुँचा नहीं पाओगे। इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँचेगी तो जो मकसद था आपकी उस एक्टिविटी का वो वहाँ पर फुलफिल नहीं होगा और वो चीज़ें जो है वो एम्बिगुअस रहेंगी। तो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका सीखना इंतहाई ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बेसिक पता होगी तो बंदा जो है अपने प्रोसीजर्स को वहाँ पे फॉलो भी करवा सकता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे कर सकता है। अब आती है जी बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड की सर्टिफिकेशंस कर ली, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने से पहले वहाँ उसके लिए जो है आपने स्किल्स सीख ली। स्किल्स सीखने के साथ साथ आपको उनका नॉलेज आ गया। अब आप बेसिकली जो है ट्रेन हो चुके इस फील्ड को परस्यू करने के लिए। और अब आप जो इस फील्ड को परस्यू जब कर रहे हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, मैंने किस तरह से इस फील्ड को जो है वहाँ पर लेके चलना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेम रहती हैं, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली आपको कोई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकती है, कोई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर डाल सकती है। बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर किसी भी इंसान की, किसी भी प्रैक्टिशनर की। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व होता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और उनके रिव्यू के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स का एक बहुत बड़ा इनफील्ड होता है। अब ये चीज़ आपने नहीं समझनी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स ही इन्वॉल्व होते हैं, उसके पूरा एक बेंच होता है, एक टीम बेस्ड अप्रोच के थ्रू इन चीज़ों को किया जाता है। कभी भी इंडिविजुअल अप्रोचेस के साथ इन चीज़ों को नहीं किया जाता। एडवाइस किया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि वो एडवाइस करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी वेरियस जो है सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर अपनी मैनेजमेंट को, अपनी अथॉरिटीज़ को। अब एज अ एडवाइज़र उससे एडवाइस ली जाएगी उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि प्रैक्टिशनर जो है आप हैं, आपको इस फील्ड के बारे में बेहतर पता है एज़ कम्पेयर टू योर मैनेजर, योर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस फील्ड के बारे में बेहतर पता है, तो जब आपसे एडवाइस मांगी जाएगी तो आपको प्रोफेशनली उन प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस करना है। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट्स, ये तो बेसिक चीज़ आ गई। आप कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं, इवन अगर आप आयोश करते हैं तो आयोश के अंदर भी जो दूसरा मॉड्यूल होता है आयोश का, तो आयोश के अंदर भी आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करवाई जाती है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट करवाई जाती है जिसमें आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगर आप निबोश करते हैं तो निबोश में भी आपको रिस्क असेसमेंट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उसका मकसद ये होता है कि बेसिक स्किल आप सीख लें कि हमने इन चीज़ों को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से कंडक्ट करना है इन द फील्ड। इन्फोर्स प्रिवेंटिव मेजर्स, फिर रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंगली जो हैजर्ड्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, जो रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशंस के साथ साथ उनका फॉलोअप मैकेनिज्म, आपने उनको फॉलोअप भी करना है कि उन इम्प्लीमेंटेशंस को प्रॉपर्ली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को जो है रिव्यू करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको जो लग रहा है रिकॉर्ड कीपिंग जो कर रहे हैं आप डेली, जो है आपने स्टैटिस्टिक्स देखे, न्यूमेरिक्स को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ को देखना, आया वो इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव, उनको अकॉर्डिंगली उसको रिव्यू करना, अपडेट करना अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन, कानून के अकॉर्डिंगली। अगर उसमें कोई रद्द-बदल आ रहा है आपके लेजिस्लेशन के अंदर तो उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ को रिव्यू करना। इनिशिएट एंड ऑर्गेनाइज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स को देखना वहाँ पे कि वर्कर्स को आया कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इवन अगर कोई न्यू वर्कर्स इंडक्ट हो रहे हैं तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कोई किसी वर्कर की जॉब चेंज हो रही है तो जॉब चेंज ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो टेक्नोलॉजी चेंज ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो मतलब नंबर ऑफ ट्रेनिंग जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप नीड के अकॉर्डिंगली उनको रेगुलेट करना, उनको प्रोवाइड करवाना, उनको जो है असेस करना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। आपने एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर उन चीज़ों पर नज़र रखनी है। इंस्पेक्ट प्रेमिसेस का इंस्पेक्शन डेफिनेटली एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपने टाइम टू टाइम प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे ना हो रही हो जो कॉन्ट्रडिक्शन में या कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के साथ वहाँ पे। और अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना वहाँ पे हो रही है, इस तरह का कोई भी चीज़ आपको अराइज हो रहा है, प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, तो उसको जो है नॉन कन्फर्मेंसेस को चेक करना और उन नॉन कन्फर्मेंसेस को जो है वहाँ पे सॉर्ट आउट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। ओवरसीज इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंसेस, कोई वहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन है उनको चेक करना, वहाँ पे उनको इंस्पेक्ट करना, उनकी मेंटेनेंस को जो है इंश्योर करना। और इवन अगर कोई भी ऐसा मटेरियल आपके पास अगर फील्ड में पड़ा हुआ है तो उसका डिस्पोजल सब उसको चेक करना। कोई रेडियो मटेरियल है, कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसके प्रॉपर डिस्पोजल आपको देखना है। इवन जितने भी वेस्ट होते हैं, अगर हमें जनरल वेस्ट की बात करूँ तो आपके जनरल वेस्ट के भी जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, क्योंकि यू आर अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें आप इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लक्स उसके साथ मौजूद है। तो आपके हर एक तरह के वेस्ट जो होते हैं उनके भी कोई ना कोई आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे, उसके हेल्थ इफेक्ट्स होंगे या उसके सेफ्टी इफेक्ट्स, उसके थ्रेट्स हो सकते हैं आपको। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनका सेफ डिस्पोजल या सेफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम द वर्क साइट आपका वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है।
स्टॉप एनी अनसेफ एक्ट, कोई भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ प्रैक्टिस आपको दिखाई देती है उसको इमीडिएटली स्टॉप करवाना, उसको रेक्टिफाई करना, प्रॉब्लम को, उनको करेक्शन मेजर्स लेके आना और उनको जो है दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये अवलीन तरजीह में आती है वो बात। रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी आपके पास नियर मिस होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो उनको रिकॉर्ड करवाना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना और उनकी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके और उनके रीअक्रेंसेस को रोकना भी जो है आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। प्रोवाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन टू अपर मैनेजमेंट, और इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली जो स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी, उसकी जो अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन होगी अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी जो है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा भी कई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं जो स्पेसिफिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वर्क एंड देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द जॉब बेसिक जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर सकती है, वो आपकी से डिफरेंट भी हो सकती हैं। बट बेसिकली जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यही हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है अगेन जो है मैं इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और मैं आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस का मैं बताऊंगा कि मिनिमम आपको पास कौन सी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए इस फील्ड को परस्यू करने के लिए, और करंटली कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन है जो हॉट केक ऑफ द मार्केट बनी हुई हैं जिनको आपको मस्ट परस्यू करना है, और उनमें से कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है और आपके लिए जो है फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी है। तो इन वीडियो इस चीज़ के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।